सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद प्रसाद आप सभी के बीच शिक्षा शास्त्र विषय लेकर के उपस्थित है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे। आज का हमारा प्रकरण है, टॉपिक है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का स्वरूप, या इसको आप कह सकते हैं मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का नेचर क्या है। क्या है नेचर, क्या है इसका स्वभाव, कैसा है, ये अपने आप में किन किन चीज़ों को समाहित करके इनकी शिक्षा पद्धति को हम जानते हैं। इनकी शिक्षा पद्धति का विशेषता क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को ये शामिल करके ये एक शिक्षण पद्धति का निर्माण किए हैं, आप उसके संदर्भ में आज हम सभी लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आप सभी लोग सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आप जाएंगे तो आप एजुकेशन से संबंधित कई वीडियोज हमारे आपको प्राप्त भी हो जाएंगे। इसको भी पढ़िए, पिछले वीडियोज को भी पढ़िए। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और समझते हैं कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का स्वरूप क्या है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का स्वरूप, यानी नेचर ऑफ मॉन्टेसरी मेथड। देखिए डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी एक महान चिकित्सक भी हुई, शिक्षिका भी हुई, और शिक्षा के दौरान इन्होंने एक ऐसे शिक्षण पद्धति का निर्माण किया जो आज भी इनकी शिक्षण पद्धति के माध्यम से, इसकी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से बच्चों की शिक्षा दी जाती है। अब इनकी शिक्षा प्रणाली की खासियत क्या है, हम लोग इस स्लाइड के अकॉर्डिंग पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि लिखा है कि डॉक्टर मॉन्टेसरी का दृढ़ विश्वास था कि जो बच्चे होते हैं वो शुरुआत में शुद्ध हृदय वाले होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो शुद्ध हृदय वाला होता है, उसका मन पवित्र होता है, आध्यात्मिक गुणों से युक्त होता है। ठीक है ना। बालक के व्यक्तित्व में जो भी अच्छाई या बुराई या गुण दोष दिखाई पड़ते हैं वो माता पिता के द्वारा या तत्कालीन वातावरण के द्वारा या उसके अगल बगल के परिवेश के द्वारा प्राप्त होते हैं। यानी एक बच्चे में जो भी उसका व्यक्तित्व बनता है, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, कठोर स्वभाव का हो, सरल स्वभाव का हो, जो भी हो, उनमें जो भी गुण दोष पाए जाते हैं वो किसके बदौलत पाए जाते हैं? माता पिता के द्वारा प्राप्त होते हैं या उसके वातावरण के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो इस संबंध में मॉन्टेसरी महोदया का कहना है, मॉन्टेसरी महोदया जीन जैक्स रूसो जो थे उनके विचारों से काफी प्रभावित थी या उनसे मेल खाता है। क्या? वो प्रकृति अध्ययन को महत्व देते थे, वो स्वतंत्रता को महत्व देते थे, वो सहानुभूति और क्रिया के द्वारा यानी करके सीखने पर महत्व देते थे, बिना हस्तक्षेप रहित और स्वाभाविक विकास पर बल देते थे। उसी प्रकार से डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी भी अपनी शिक्षा पद्धति में प्रकृति अध्ययन, स्वतंत्रता, सहानुभूति, क्रिया द्वारा सीखना, बिना हस्तक्षेप बच्चे को आजादी प्रदान करके सिखाना आदि पर बल ये भी देती हैं। इनका मानना था कि इनकी शिक्षा प्रणाली का मुख्य जो उद्देश्य है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी महोदया का इनकी शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है कि बालक की जो जन्मजात शक्तियां होती हैं, जो उसके जन्म के समय ईश्वर के द्वारा प्राप्त होती हैं, उन अंतर्निहित शक्तियों को एक अच्छे वातावरण के माध्यम से उनका क्या करना है? स्वाभाविक विकास करना है। उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करना है, उनके चरित्र का निर्माण करना है, उनको क्रियाशील बनाना है ताकि वो आगे चल करके अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सकें, योग्य नागरिक बन सकें। इस तरह से मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली को कैसा माना जाता है? एक डायनामिक माना जाता है, गत्यात्मक माना जाता है, प्रगतिशील माना जाता है और वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली माना जाता है। यानी मॉन्टेसरी शिक्षा जो प्रणाली है वो डायनामिक है, प्रगतिशील है और वैज्ञानिक माना जाता है। इनके स्वरूप का ये तीन बिंदु आपको निकल करके आ रहा है। सबसे पहले मैंने कहा कि ये रूसों से प्रभावित थी, ये प्रकृति अध्ययन पे बल देती हैं, ये स्वतंत्रता पे बल देती हैं, ये सहानुभूति और क्रिया करके सीखने पर बल देती हैं, स्वतंत्र वातावरण में बच्चों को पढ़ाने की बात करती हैं, ये स्वाभाविक जो विकास होता है उसकी बात करती हैं,
और बच्चों के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां होती हैं ईश्वर द्वारा प्राप्त, उसको एक अच्छे वातावरण के माध्यम से उनका विकास करना चाहती है, ताकि बच्चे में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हो, उसका चरित्र का निर्माण हो, वो क्रियाशील हो करके अपने जीवन को एक उचित दिशा की तरफ मोड़ सके। इसलिए इन बिंदुओं के आधार पर इनकी जो शिक्षा पद्धति है उसकी स्वरूप क्या है, ये गत्यात्मक मानी जाती है, प्रगतिशील मानी जाती है, वैज्ञानिक मानी जाती है। ठीक है ना। अब इनकी शिक्षा प्रणाली में किन किन बिंदुओं को ये प्रमुख स्थान देती हैं, जिसके नाम से इनकी शिक्षा पद्धति जानी जाती है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। यानी इनकी शिक्षा प्रणाली जिन शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित है, हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला आप देख सकते हैं, इनकी शिक्षा प्रणाली जो है पूर्ण स्वतंत्रता पे बल देती है। किस पे देती है? पूर्ण स्वतंत्रता पे बल देती है। किसको? बच्चों को, बालकों को पूरी आजादी प्रदान करती है ताकि वो अच्छे से सीख सके। दूसरा, व्यक्तिगत विकास पर बल देती है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे बल देती है। ठीक है ना। तीसरा, स्व शिक्षा पर बल देती है, यानी बच्चा स्वयं खेल के माध्यम से स्वयं करते हुए सीखे, इस पे बल देती है। आगे हम आपको इसको बारी बारी से समझाएंगे। फिलहाल चौथा देखते हैं। चौथा इनके शिक्षण सिद्धांत का प्रमुख बिंदु है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल देती है। यानी ये बच्चों के जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनको प्रशिक्षित करने की बात कहती हैं। इनके शिक्षण सिद्धांत में इसको प्रमुख प्राथमिकता से रखती है। पांचवा इनका है कर्मेंद्रियों की शिक्षा पर बल देती है। अब देख लीजिएगा, पांच चीजें मैंने आपको बताई। पहला कि पूर्ण स्वतंत्रता पर बल देती हैं। क्या करती हैं? पूर्ण स्वतंत्रता पर बल देती हैं। बच्चों के व्यक्तिगत विकास पर बल देती हैं। स्वयं करके सीखने पर बल देती हैं। बच्चों की जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिसको आप आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा जो भी कह सकते हैं, उनको निखारने, उनको प्रशिक्षित करने की बात करती हैं। और जो कर्मेंद्रियां होती हैं, हाथ, पैर और विभिन्न शारीरिक अंग, उनको भी प्रशिक्षित करने की बात करती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इनकी जो शिक्षा पद्धति है वो खेलों के द्वारा शिक्षा देने की बात कहती है। किसके द्वारा? खेलों के द्वारा। बच्चा खेल खेल के माध्यम से अपनी ज्ञान को निखारता है, अपनी इंद्रियों को प्रशिक्षित करता है, अपनी कर्मेंद्रियों को प्रशिक्षित करता है। ठीक है ना। सातवां आप देख लीजिए, व्यवहारिक शिक्षा पर बल। किस पर? व्यवहारिक शिक्षा पर बल देती है। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन, यानी जो मनुष्य के जीवन की जो व्यवहारिक जानकारियां होती हैं उसको ये शिक्षा के माध्यम से सिखाना चाहती है। ठीक है ना। आठवां देख लेते हैं, तार्किक अनुशासन का सिद्धांत। यानी ये बच्चों को अनुशासन में रखना तो चाहते हैं, लेकिन तार्किक अनुशासन में रखना चाहती हैं। यानी बच्चों को किसी प्रकार से शिक्षक के द्वारा या किसी बाहरी दबाव के द्वारा अनुशासन में न रख करके, इनका मानना है कि बच्चे को पूरी तरह से अनुशासन प्रिय रखा तो जाए, लेकिन किसी प्रकार का दंड या किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप न किया जाए, या उसको ऐसे उपकरणों में शिक्षा प्रदान किया जाए ताकि वो अनुशासनहीनता करने का उसके पास समय ही ना बचे। ठीक है ना। नौवां देख लेते हैं, मनोवैज्ञानिक विकास पर बल। यानी बच्चों के मन को समझते हुए कि वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या सीखना चाहता है, उसकी रुचि क्या है, उसके आधार पर ये शिक्षा देने की बात करती है। और 10वां और लास्ट इनकी शिक्षण सिद्धांत का जो स्वरूप है, उपयुक्त वातावरण का निर्माण चाहती है। बच्चे के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण चाहती हैं जिससे बच्चा आसानी से अपनी ज्ञान और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके बिना किसी हस्तक्षेप का। न किसी शिक्षक का डर हो, न विद्यालय का किसी प्रकार का डर हो, बल्कि उसको पूरी तरह से एक अच्छे वातावरण का निर्माण किया जाए ताकि वो लड़का अच्छे से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके। अब चलिए इसको बारी बारी समझने का प्रयास करते हैं कि इनकी शिक्षा सिद्धांत का स्वरूप में कहना क्या चाह रही है। पहला था पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत, या यूं कह लिया जाए पूर्ण स्वतंत्रता पर यह बल देती है। इनका मानना था कि बालक की समस्त जो शक्तियां होती हैं, आंतरिक शक्तियां होती हैं, उनको पूर्ण विकास तभी किया जा सकता है जब उनको स्वतंत्रता प्रदान किया जाएगा। स्वतंत्रता के अभाव में जो उनकी स्वाभाविक शक्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? कुंठित हो जाती हैं। ठीक है ना। इसलिए ये रूसों की भांति बालक को क्या चाहती हैं?
पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में बात करती हैं, क्योंकि इनका मानना था कि स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। अतः बालक के अगर व्यक्तित्व का विकास करना है तो अधिक नियंत्रण में नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उसको क्या, उसकी मूल प्रवृत्तियों, उनकी रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मूल प्रवृत्तियां और रुचि ये शिक्षा का क्या है, आधार माने जाते हैं। इनके अनुसार, यानी डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार, एक स्वतंत्र वातावरण में जो शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाती है उसमें बच्चे स्वावलंबन को प्राप्त करते हैं, आत्मसम्मान को प्राप्त करते हैं, आत्मविश्वास जैसे गुणों को उत्पन्न किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये बच्चों की स्वतंत्रता के साथ साथ ये पाठशाला यानी विद्यालय के वातावरण भी स्वतंत्र और विशुद्ध चाहती है, ताकि और इसमें अध्यापक जो है केवल क्या करे, उसकी क्रियाशीलता में यानी बच्चों की क्रियाशीलता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस हेडिंग का तात्पर्य बस यही है कि बच्चों की शिक्षा के दौरान उसको पूरी तरह से पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान किया जाए, न शिक्षक किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे, न विद्यालय उसके किसी ऐसे नियम अनुशासन को बनाए जिससे उसकी स्वतंत्रता भंग हो, ताकि उसके शिक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान न आए। ठीक है ना। इनकी शिक्षण पद्धति का पहला जो स्वरूप है वो यह है कि बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात कहती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। क्या है? व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत, यानी ये मानती हैं कि बच्चों का व्यक्तिगत विकास करके ही उनको शिक्षा से और ज्ञान से उत्प्रोत किया जा सकता है। इनके इसके हिसाब से ही समझते हैं कि मॉन्टेसरी महोदया के अनुसार शिक्षा आंतरिक गुणों के विकास की एक प्रक्रिया मानती है। क्या मानती हैं? कि शिक्षा जो होता है, बच्चों में जो आंतरिक गुण ईश्वर के द्वारा प्राप्त होते हैं उसी को निखारने की एक प्रक्रिया ये शिक्षा को मानती है। अतः प्रत्येक बालक में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। उनकी बुद्धि, उनकी शक्ति, क्षमता, योग्यता, रुचि और सामर्थ्य में क्या होता है, अलग अलग होते हैं। इसलिए प्रत्येक बच्चे को उसकी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। वो अपनी विशेष प्राकृतिक योग्यता और शक्तियों के आधार पे ही वो क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। इसलिए प्रत्येक बालक को ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएं जिससे उसका व्यक्तिगत विकास हो, उसके व्यक्तिगत जो विशेषताएं हैं वो बाहर प्रकट हो। और शिक्षक का यह धर्म है, शिक्षक का यह कर्तव्य है कि इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखकर ही अच्छे वातावरण का निर्माण करे, ताकि स्वेच्छापूर्वक बच्चा अपने स्वाभाविक गुणों को विकास कर सके। ठीक है ना। यानी व्यक्तिगत विकास पर बल देती हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ये चाहती हैं कि प्रत्येक बच्चा बुद्धि में, शक्ति में, क्षमता में, योग्यता में, रुचि में, सामर्थ्य में अलग अलग होते हैं। तो जिसकी जो क्षमता हो, जो योग्यता हो, जो रुचि हो, जो सामर्थ्य हो, वह उसी के अनुसार वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा, विद्यालय के द्वारा, और उसके स्वाभाविक विकास में सहयोग किया जाना चाहिए। यानी इनका दूसरा कहना है कि व्यक्तिगत विकास पे बल दिया जाना चाहिए और इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रख करके सभी बच्चों के लिए उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था और अच्छे वातावरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है स्व शिक्षा का सिद्धांत। स्व शिक्षा का सिद्धांत का मतलब ये बच्चे को स्वयं सीखने में मदद करना चाहती है। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था की थी। क्या की है, शैक्षिक उपकरणों की, यंत्रों की व्यवस्था की है, ताकि लड़का क्या करे, खेल खेल के माध्यम से अपनी चीजों को खेलते खेलते सीख भी ले। ठीक है ना। इसके इनके रिकॉर्ड स्लाइड के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। मॉन्टेसरी महोदया का सिद्धांत विशेष तौर से किससे, रूसों से प्रभावित था। ये वास्तविक शिक्षा उसे मानती हैं जो बच्चे को स्वयं करके सीखने में मदद करता हो, स्वयं ज्ञान की खोज करता हो, ज्ञान का सच्चा स्वरूप सामने आता है। कब? जब बच्चा स्वयं सीखता है, स्वयं ज्ञान की खोज करता है, तो आत्मीय तरीके से वो सीखता है। इसलिए ये क्या चाहती हैं कि स्व शिक्षा के माध्यम से
बिना शिक्षक की सहायता लिए वो शिक्षा उपकरणों के साथ क्या करता है, बच्चा खेलता है, क्रियाएं करता है और स्वयं शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक है ना। शिक्षा उपकरणों का निर्माण ऐसे वैज्ञानिक ढंग से हुआ है ताकि बच्चा प्रयोग करते समय अगर कोई त्रुटि भी करता है तो अपनी त्रुटि का आभास उसे स्वतः हो जाता है। मांटेसरी महोदया का मानना है कि शिक्षक को बालक के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके समक्ष एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे वो अंदर से आत्म प्रेरित हो, अंदर से आत्म प्रेरित होगा, उसकी रुचियों के अनुसार उसको जानने, समझने और देखने का अवसर प्राप्त होगा, तो बच्चा निश्चित रूप से स्वयं से कुछ सीख सकता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, विभिन्न शिक्षण उपकरणों का, विभिन्न यंत्रों का निर्माण करके खेलों के माध्यम से बच्चा दैनिक जीवन की जो चीजें हैं उसको आसानी से सीख लेता है। तो इनकी तीसरी खासियत क्या है कि यह स्व शिक्षा पर बल देती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या है, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत का मतलब डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी से पहले बहुत से विद्वान हुए, जिनमें जीन जैक्स रूसो का नाम आता है, पेस्टालोजी का नाम आता है, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है, फ्रोबेल महोदय का नाम आता है। ये सभी लोग बाल मनोविज्ञान के पक्ष में थे और बच्चों के ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानते थे, गेटवे ऑफ नॉलेज मानते थे। और डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी इन विद्वानों के विचारों से काफी प्रभावित थी और अपनी शिक्षा पद्धति में इन्होंने इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल भी दिया। उनका डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का भी मानना था कि ज्ञानेंद्रियां अगर निर्बल होती हैं, ज्ञानेंद्रियां मतलब बच्चे का विभिन्न जो ज्ञान से संबंधित अंग हैं, जैसे आप आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये सब ज्ञान की इंद्रियां हैं। अगर ये निर्बल होंगी तो उन इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान भी क्या होगा, निर्बल होगा, अधूरा होगा। इसलिए ये इंद्रियों के प्रशिक्षण पर विशेष बल देती है। इनका मानना है कि 3 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है, इस अवस्था के बालकों में ज्ञानेंद्रियां विशेष रूप से क्या होती हैं, एक्टिव होती हैं, क्रियाशील होती हैं। इसलिए इस अवस्था के बच्चों को ज्ञानेंद्रियों के विकास पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। अगर इन ज्ञानेंद्रियों के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया तो क्या होगा, साधारण बुद्धि का बालक भी मंद बुद्धि का बालक बन सकता है। इसलिए ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए ये अनेक यंत्रों का निर्माण करती हैं, उनके माध्यम से वो ध्वनि, गंध, स्वाद और अन्य एक्टिविटी क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त कराना चाहती है। ठीक है ना। तो इस तरह से ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर भी इनकी शिक्षण पद्धति विशेष बल देती है, जिसके लिए खेल का ये प्रयोग करती हैं, विभिन्न शैक्षिक यंत्रों का प्रयोग करती हैं और उनके माध्यम से ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण की बात कहती हैं। आगे बढ़ते हैं, 5वां देखते हैं। 5वां इनका मानना है, इनकी शिक्षण पद्धति के सिद्धांत में इनकी खासियत है, इनकी विशेषता, इनकी उपयोगिता है कि ये कर्मेंद्रियों की शिक्षा की बात करती हैं। इनका मानना है कि जिस प्रकार ज्ञानेंद्रियां महत्वपूर्ण है, उसी तरह से कर्मेंद्रियां यानी हाथ पैर भी क्या है, मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ये बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ ये कर्मेंद्रियां यानी हाथ पैर और मांसपेशी और शारीरिक अंगों की शिक्षा को भी क्या करती हैं, विशेष बल देती हैं और इनके विभिन्न अंगों को क्या करती हैं, शिक्षा के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करने की बात करती है। ठीक है ना। ये विभिन्न क्रिया के द्वारा बालक को ज्ञान प्रदान करना चाहती है। विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से ये बच्चों को शिक्षा देने की बात करती हैं। बच्चा उठने, बैठने, चलने फिरने इत्यादि की जो दैनिक व्यवहारिक जीवन की जो एक्टिविटी होती हैं, उसको भी ये कर्मेंद्रियों की शिक्षा के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करने की बात करती है। और इसके लिए इन्होंने क्या किया है, विभिन्न शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था भी की है, जो बच्चा क्या करता है, खेल खेल के माध्यम से उसको सीख भी लेता है। विभिन्न अंगों को कैसे क्या करना है उसको खेल खेल के माध्यम से, शैक्षिक उपकरणों के माध्यम से बच्चा सीख लेता है। आगे बढ़ते हैं। 6वां इनकी शिक्षण पद्धति की जो खासियत है या उसके नेचर में या स्वरूप में है कि ये खेल के द्वारा शिक्षा देना चाहती है। इसके पूर्व मैंने भी इस बात को कई बार मैंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को खेल उनका एक
क्या होता है, रुचिपूर्ण क्रिया होता है। खेल जो होता है बच्चों को बहुत पसंद आती है। खेल जो है बच्चे का एक प्रिय वस्तु होता है, जिसके माध्यम से क्या करता है बच्चा, आनंद की प्राप्ति करता है। तो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी महोदया ने क्या किया, उसी खेल को शिक्षा का आधार बना दिया। और वो कह भी रही हैं कि खेल बालक की एक रुचिपूर्ण स्वाभाविक क्रिया है, जिसके माध्यम से क्या हो सकता है, शिक्षा दिया जा सकता है। इसलिए खेल के माध्यम से बच्चा क्रियाशील रहता है। खेल के माध्यम से बच्चा स्वतंत्रता का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। इसलिए शिक्षा पद्धति में ये खेल को भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान देती है। ये इनका आगे कहना है कि बालक को शैक्षिक उपकरण दे दिए जाएं, जब वह उनसे खेलने लगे, उससे खेल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए, तो उन शैक्षिक उपकरणों को खेलते हुए बच्चा क्या कर सकता है, वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लिखना पढ़ना सीख लेता है, गणित इत्यादि की ज्ञान को सहजता से सीख लेता है। इसलिए खेल को और अधिक शक्तिशाली अनुभव किया जाना चाहिए। खेल के द्वारा अपने को अधिक शक्तिशाली अनुभव करता है बच्चा, और उसका मन स्वस्थ होता है और सक्रिय बनता है। इसलिए खेल के उपयोगिता और महत्व को सभी विद्वानों ने एक मत से स्वीकार किया है। यानी इनकी शिक्षा पद्धति की एक खासियत यही है कि विभिन्न शैक्षिक उपकरणों के माध्यम से ये खेलों के द्वारा बच्चों को शिक्षा देने की बात कहती है। आगे बढ़ते हैं, 7वां पॉइंट है। 7वां पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं, व्यवहारिक शिक्षा का सिद्धांत। व्यवहारिक शिक्षा का सिद्धांत का मतलब ये बच्चों में अपनी शिक्षा पद्धति के माध्यम से व्यवहारिक और सामाजिक जो गुण होते हैं उसको विकास पर बल देती है। ये बच्चों को जिन कार्यों को प्रतिदिन घर में करना चाहिए वो स्कूल में शिक्षा के माध्यम से विद्यालयों में देने की बात कहती है। क्या क्या, जैसे हाथ मुंह कैसे धोना है, आंख नाक कान को कैसे साफ करना है, साफ सफाई कैसे करना है, शरीर की साफ सफाई या स्नान कैसे करना है, कपड़े कैसे धोना है, भोजन कैसे परोसना है, भोजन कैसे करना है, बातचीत कैसे करना है। इन बातों को एक सहज वातावरण में विद्यालय में ही बच्चों को सिखाया जाता है, जिससे बच्चा आसानी से अपने दैनिक दिनचर्या की चीज़ों को भी आसानी से सीख जाता है। इनकी शिक्षा पद्धति की एक बहुत बड़ी खासियत ये भी है। इसके अतिरिक्त ये शारीरिक व्यायाम और संगीत को भी अपनी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को देने की बात करती है। इसलिए बच्चे का जो सामाजिक गुण है इन व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से उनको क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, कुशलतापूर्वक अपने जीवन में इन चीज़ों को सीख जाता है। ठीक है ना। इनकी शिक्षण पद्धति का एक विशेषता यह भी है कि ये व्यवहारिक शिक्षा यानी जो जरूरतमंद चीज़ों की शिक्षा होती है उसको ये देने की बात कहती भी है और अपनी शिक्षा पद्धति में इस्तेमाल भी की है इन्होंने। 8वां पॉइंट है तार्किक अनुशासन का सिद्धांत। क्या है तार्किक अनुशासन का सिद्धांत? इनका मानना है कि बालक को क्या स्वतंत्रता दी जाए और उन्हें आत्म शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए। जब हम बच्चे को स्कूल में क्या करते हैं, पूरा फ्रीडम देते हैं, पूरे आज़ादी देते हैं, उससे क्या होता है बच्चों में जब हम आज़ादी देंगे और उसको आत्म शिक्षा के लिए, आत्म शिक्षा का मतलब स्वयं से पढ़ने के लिए जब हम उसको क्या करते हैं, समझ आ रही है, अनुशासनहीनता का उसके मन में प्रश्न ही नहीं उठता है। कब? जब वो आत्म शिक्षा के लिए प्रेरित होता है, जब वो पूरी तरह से स्वतंत्रता उसको दी जाती है, तो वो खेल खेल में विभिन्न शैक्षिक उपकरणों में लगा रहता है। वो कभी कुछ खेल खेलता है किसी यंत्र को लेकर के, कभी कुछ यंत्र को लेकर खेलता है। तो जब अपने कार्यों में स्वयं की शिक्षा में वो संलग्न रहता है तो अनुशासनहीनता का उसके मन में प्रश्न ही नहीं उठता है। और ये अनुशासन को लेकर के बाहरी किसी प्रकार का दबाव बच्चे को नहीं देना चाहती है। अंतः प्रेरणा से संबंधित वो स्वयं अनुशासित रहेगा, ऐसा इनका मानना है। इससे बच्चे में क्या होगा, उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न हो जाएगी, वह स्वतः अनुशासन में रहना सीख जाएगा। जब वो शैक्षिक क्रियाओं के द्वारा बालक के समक्ष ऐसे वातावरण उत्पन्न किया जाएगा तो निश्चित रूप से बच्चा अनुशासनहीनता नहीं करेगा। यानी मेरा कहने का मतलब सीधा सा यही है कि ये बच्चों को आज़ादी देने की बात करती हैं, स्वयं से पढ़ने और आगे बढ़ने की बात करती हैं, जिसके लिए वो उसी में संलग्न रहता है, जिसके नाते वो अनुशासनहीनता नहीं करता है। 9वां पॉइंट समझते हैं,
मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत का मतलब यही है कि बच्चे को उसकी मानसिक अवस्था और रुचि के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। कैसे? बच्चे की मानसिक अवस्था कैसी है, उसकी रुचि कैसी है, उसके अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए, न कि बलात् पाठ्यक्रम और शिक्षक के द्वारा किसी निश्चित कार्यक्रम के द्वारा। इनका साफ साफ मानना है मांटेसरी महोदया का कि बच्चे का मेंटल स्टेज जैसा भी हो, उसकी इंटरेस्ट जैसा भी हो, उसके आधार पर शिक्षा दी जाए, न कि किसी शिक्षक के द्वारा बनाए गए कार्यक्रम के द्वारा, न तो किसी पाठ्यक्रम के द्वारा। शिक्षक को भी होना चाहिए किसका? बालक के मनोस्थिति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। बच्चा क्या सोचता है, क्या पढ़ना चाहता है, उसकी रुचि किसमें है, ये सभी पहलुओं का ज्ञान शिक्षक को निश्चित रूप से होना चाहिए। जब बच्चा उसकी विभिन्न अवस्थाओं को, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का ज्ञान जब एक शिक्षक को होता है, ठीक है ना, उसकी शारीरिक और मानसिक कार्य करने के लिए जब उसकी रुचि और उसकी अवस्थाओं का ज्ञान होता है, तो वह शिक्षक क्या कर सकता है? उस बच्चे को अच्छे से समझ सकता है और उसको अच्छी वातावरण दे करके वो शिक्षा से उसको जोड़ सकता है। ठीक है ना? तो शिक्षक को एक अच्छे वातावरण का निर्माण करना चाहिए, बच्चे को मानसिक अवस्थाओं का, उसकी रुचियों का ज्ञान होना चाहिए, और तभी जाकर के शिक्षक जो है एक अच्छे वातावरण का निर्माण करके बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। तो वही कह रहा है मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत का मतलब यही है कि बच्चे के मन, उसकी अवस्था, उसकी रुचि का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को, और उसके आधार पर अच्छे वातावरण का निर्माण करके शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। 10वां है उपयुक्त वातावरण का सिद्धांत, या यूं कह सकते हैं अच्छे वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। जब हम अच्छे वातावरण का निर्माण करते हैं तो क्या होता है? बच्चा खुशनुमा अंदाज में पढ़ता है, खुश होकर के बच्चा पढ़ता है, स्वतंत्र अवस्था में पढ़ता है, उसके बुद्धि या मनोभाव पर किसी प्रकार का क्या दबाव नहीं होता है। इसलिए उपयुक्त वातावरण का सिद्धांत, इनकी शिक्षा पद्धति का एक खासियत यह भी है कि अच्छे वातावरण का निर्माण करती है। क्या? वांछित विकास के लिए शिक्षाप्रद वातावरण अत्यंत आवश्यक होता है। और मांटेसरी महोदय का मानना है कि चिल्ड्रन हाउस जो होता है, जो बालगृह होते हैं, वही वास्तविक विद्यालय होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बालक रचनात्मक कार्यों को करता है, स्वतंत्र वातावरण में वो रचनात्मक कार्यों को करते हुए आनंद की अनुभूति करता है और बहुत सी बातों को सीख लेता है। इसलिए मांटेसरी महोदया का मानना है कि विद्यालयों का जो वातावरण है वो कैसा हो? स्वतंत्र हो, बिना किसी हस्तक्षेप का बच्चा अपने ज्ञान को प्राप्त करे। एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो जिससे बच्चा किसी भी कार्य को अत्यधिक प्रसन्नता के रूप में करे। तो ये 10 इनका जो स्वरूप है, इनकी शिक्षा पद्धति की खासियत आप कह सकते हैं, उपयोगिता कह सकते हैं, जिसमें ये अच्छे वातावरण के निर्माण करने की बात कह रही हैं, खेल खेल के माध्यम से पढ़ाने की बात कह रही हैं, कर्मेंद्रियों की शिक्षा देने की बात कह रही हैं, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा देने की बात कह रही हैं, आत्म शिक्षा जो बच्चा स्वयं से करके सीखता है उसको करने की बात कर रही हैं। तो एक तरह से इनकी शिक्षण पद्धति छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए, या जो नर्सरी स्कूल होते हैं, या यूं कहला जो बाल शिक्षा होती है, उनमें इनकी शिक्षा पद्धति आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इनकी शिक्षा पद्धति उन छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बड़ी कारगर और सफल शिक्षण विधि है, जिसके माध्यम से बच्चा आसानी से अपने जीवन को शिक्षा से जोड़ भी सकता है और अपने जीवन को निखार भी सकता है, और खेल खेल में अपनी विभिन्न इंद्रियों का विकास करते हुए शिक्षा में आगे बढ़ सकता है। तो ये था मांटेसरी शिक्षण पद्धति का स्वरूप, जिसको आज हम लोगों ने पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आप सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से यह वीडियो आप जाकर के पुनः देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। मेरे क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।